गुजरात में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने हिंसा, आपराधिक हेरफेर और सिलसिलेवार हत्याओं की 10 साल लंबी श्रृंखला को जन्म दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में हरिन पांड्या गुजरात के गृह मंत्री थे। उनका स्थानीय स्तर पर अपार प्रभाव था और वे उभरते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शीघ्र ही एक बड़ी राजनीतिक बाधा बन गए। पांड्या ने 2 बार राज्य नेतृत्व की सीधी अवहेलना की। उन्होंने मोदी को विधानसभा चुनाव लड़ने देने के लिए अपनी सुरक्षित विधानसभा सीट खाली करने से साफ इनकार कर दिया और 2002 के घातक गुजरात दंगों में राज्य की संलिप्तता के संबंध में एक जांच आयोग के सामने गुप्त रूप से गवाही दी। 26 मार्च 2003 की सुबह यह तनाव हिंसक चरम पर पहुंच गया। पांड्या अहमदाबाद की एक सार्वजनिक पार्क में अपनी सफेद मारुति 800 कार में गोली लगने से मृत पाए गए। पांड्या के पिता ने तुरंत सार्वजनिक रूप से राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर हत्याकांड लगाया। इस आरोप ने एक स्थानीय अपराध स्थल को एक बड़े राजनीतिक घोटाले में जिससे राज्य द्वारा प्रायोजित कहानी और फोरेंसिक वास्तविकता के बीच एक दशक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। मामले को जल्द निपटाने पुलिस की आधिकारिक कहानी ऐसी बात पर आधारित थी जो भौतिक रूप से असंभव थी। पांड्या को 5 गोलियां लगी थी, लेकिन गोलियों की दिशा साधारण गोलीबारी की कहानी के विपरीत थी। ये आरेख इस फोरेंसिक विरोधाभास को दर्शाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एक गोली उसके पूंछ के नीचे से शरीर में घुसी और सीने से ऊपर की तरफ बाहर से किसी छोटी गाड़ी की खिड़की से गोली चलाने वाला हत्यारा उस पहुंच से नहीं बचा सका। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को एक छोटी गाड़ी के अंदर 5 गोलियां बिल्कुल करीब से मारी जाएं, तो भौतिकी के नियमों के अनुसार अंदरूनी हिस्से में खून जमा होगा और गोली के निशान होंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट में कार के अंदर लगभग कोई खून नहीं मिला और कार के इंटीरियर में एक भी गोली का निशान नहीं था। प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बढ़ती गईं। स्थानीय पुलिस स्टेशन ठीक 2 किलोमीटर दूर था, फिर भी पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने में 3 घंटे लग गए। जब जांचकर्ताओं ने पांड्या के अंतिम कॉल देखने के लिए उनके फोन रिकॉर्ड मांगे, तो दूरसंचार कंपनी ने दावा किया कि उस महीने के कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। इन स्पष्ट भौतिक विसंगतियों की जांच करने के बजाय सरकार ने तुरंत हत्या का आरोप 2002 के दंगों का बदला लेने वाले इस्लामी आतंकवादियों पर लगा दिया। उन्होंने सख्त आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 12 मुस्लिम पुरुषों को दोषी ठहराया। सांप्रदायिक भय फैलाकर अधिकारियों ने जनता के सामने एक आसानी से स्वीकार किए जाने वाले खलनायक को पेश कर दिया। इससे उन्हें एक असंभव अपराध स्थल को सील करने और एक स्पष्ट राजनीतिक हत्या से सबका ध्यान भटकाने का मौका मिल गया। गुजरात उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वह आधिकारिक कहानी पूरी तरह से धराशायी हो गई। न्यायाधीशों ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और पुलिस जांच को पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण, कानूनी रूप से अमान्य और मनगढ़ंत सबूतों से भरी हुई बताया। अंततः अंदरूनी सूत्रों की गवाहियों ने भयावह सच्चाई का खुलासा किया। आरोप था कि राज्य नेतृत्व के प्रति वफादार शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने पांड्या की हत्या को अंजाम देने के लिए असली गैंगस्टर सौरभुद्दीन शेख और तुलीराम प्रजापति को ठेका दिया था। पहले जिन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया था, उनके बरी हो जाने के बाद हथियारों पर भारी बोझ आ गया था। सरकार को उन्हें हमेशा के लिए चुप कराना जरूरी था। नवंबर 2005 में गुजरात पुलिस ने सौरभुद्दीन और उसकी निर्दोष गर्भवती पत्नी कौसरबी को हैदराबाद के पास एक यात्री बस से उतारकर गुजरात वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने सौरभुद्दीन को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। उन्होंने उसे लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी करार दिया, जो मुख्यमंत्री की हत्या की सक्रिय रूप से साजिश रच रहा था। अधिकारियों ने खुद अपने ही बनाए जाल में फंस गए थे। उन्होंने पांड्या के मामले में इस्तेमाल की गई सांप्रदायिक रणनीति को हूबहू दोहराया। इस्लामी आतंकवाद के डर का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक राजमार्ग पर राज्य प्रायोजित हत्या को जायज ठहराया। सौरभुद्दीन की गर्भवती पत्नी कौसरबी का गुजरात की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह अपहरण की चश्मदीद गवाह थी। उसके अस्तित्व के सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक स्थानीय नदी के किनारे जला दिया। इससे केवल एक ही खतरा बचा रहा। तुलसीराम प्रजापति, वही व्यक्ति जिसने गृह मंत्री पर हमले की साजिश रची थी और जिसने पुलिस को सौरभुद्दीन को उस बस से घसीटते हुए देखा था। ठीक 1 साल बाद 2006 में राज्य तंत्र ने प्रजापति पर कार्रवाई की। एक और मनगढ़ंत पुलिस मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गई। आधिकारिक तौर पर इसका औचित्य पहले की तरह ही था। पुलिस ने दावा किया कि प्रजापति हिरासत से भाग रहा था, जिसके कारण उन्हें आत्मरक्षा में घातक बल का प्रयोग करना पड़ा। इस समय तक इस मामले को दबाने के प्रयास में मूल अपराध से कहीं अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। राज्य की जांच प्रणाली अब न्याय की तलाश में नहीं थी। यह संगठन अपने ही गवाहों का सक्रिय रूप से शिकार कर रहा था। हिंसा का यह सिलसिला 2004 में केंद्र सरकार के परिवर्तन के कारण ही टूटा। स्थानीय राजनीतिक संरक्षण हटने के बाद सीबीआई अंततः फर्जी मुठभेड़ों की जांच कर सकी। जांचकर्ताओं ने अपहरण और हत्याओं के दिनों में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड निकाले। इन रिकॉर्ड से पता चला कि वे राज्य के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से अमित शाह के साथ लगातार और वास्तविक समय में संपर्क में थे।
इस सबूत के बल पर फर्जी मुठभेड़ के मामले गुजरात से निकलकर राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचे। फिर आखिरी घटना घटी 2014 में। सीबीआई के जज लोया, जो इस बहुचर्चित मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे थे, फैसला सुनाने से ठीक पहले बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। चुप्पी का सिलसिला केवल गली मोहल्ले के हत्यारों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर को सफलतापूर्वक भेद दिया, जिससे इसके रचनाकारों को पूर्ण दंड मुक्ति मिल गई। इस 10 साल की सिलसिलेवार घटनाओं का सटीक क्रम देखिए। इसकी शुरुआत हरण पांड्या से होती है, सौरभुद्दीन की फांसी को मजबूर करती है, कौसर भी की हत्या को अनिवार्य बनाती है, तुलसरण प्रजापति के खात्मे की मांग करती है और अंत में न्यायाधीश लोया की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। इस तरह की घटना संयोगवश नहीं घटित होती। इसके लिए सुनियोजित संस्थागत भ्रष्टाचार की आवश्यकता होती है, जहां पुलिस विभाग और फोरेंसिक टीमें दस्तावेजों में हेराफेरी करने और सबूतों को नष्ट करने के लिए सहयोग करती हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को इस्लामोफोबिया के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके संरक्षण दिया गया। पीड़ितों को आतंकवादी करार देकर राज्य ने जन आक्रोश को दबा दिया और जांच से बच निकला। राज्य द्वारा नियंत्रित न्याय व्यवस्था का उद्देश्य ही उलट जाता है। जनता की सुरक्षा करने के बजाय कानून एक ऐसा हथियार बन जाता है जिसका इस्तेमाल शक्तिशाली लोगों को किसी भी जवाबदेही से बचाने के लिए किया जाता है।